हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है जो अपनी दुकान चलाता है, छोटी सी दुकान है, ठीक ठाक चल रही है, ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस, सब नॉर्मल। फिर एक दिन आता है कि एक अमीर बिजनेसमैन दुबई से आता है और कहता है भाई तेरी दुकान मुझे दे दे, उसके बदले में मैं तुझे इतना पैसा दूंगा जितना तूने पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया है। ध्यान से, पूरी ज़िंदगी में नहीं। और वो दोस्त बिल्कुल हाँ बोल देता है, क्यों नहीं बोलेगा भैया, जो इंसान पूरी ज़िंदगी में ना कमाए वैसी रकम मिल जाए, कोई भी हाँ बोलेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ है आरबीएल बैंक के साथ। दुबई का एक बड़ा बैंक इमिरेट एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 26,860 करोड़ डाल के उसका 60% हिस्सा खरीद लिया। और ये इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉरेन डील है, कभी नहीं हुआ इससे पहले। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, भाई मेरे अकाउंट तो आरबीएल में है, अब क्या होगा? अगर मैंने आरबीएल का शेयर खरीदा तो क्या मेरे को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? ये दुबई वाला भाई आ गया है तो अब सही है या गलत है? तो आज यही समझेंगे सिंपल भाषा में, बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि कभी भी कोई भी दूसरा इंसान किसी बैंक में स्टेक लेता है तो आपको क्या प्रॉज कॉन सोचने चाहिए, किस तरीके से आपका फ़ायदा नुकसान हो सकता है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों जुड़ जाओ। आप बिगेस्ट मिस्टेक कर रहे हो अगर माइक्रो और मैक्रो को समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा करना है तो। अब बहुत सारे लोग आरबीएल बैंक का नाम सुनकर पूछते हैं भाई ये कौन सा बैंक है? एचडीएफसी को सब जानता है, एसबीआई को सब जानता है, बट आरबीएल कहीं ना कहीं नया टाइप का बैंक लगता है, बट ऐसा है नहीं। आरबीएल बैंक 1943 में बना था, यानी आपसे और मुझसे बहुत ज़्यादा पुराना है उम्र में। और पहले इसका नाम हुआ करता था रत्नाकर बैंक। महाराष्ट्र का एक छोटा सा लोकल बैंक था। फिर 2010 के बाद इसका कंप्लीट मेकओवर हुआ, नई मैनेजमेंट आई, नया नाम हुआ और बैंक धीरे 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 ग्रो करने लग गया। आज के डेट में हम बात करें तो 564 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया में, 1.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर है, क्रेडिट कार्ड का काफ़ी बड़ा इनके पास बिजनेस भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब भी बिग इन्वेस्टर या बिग कंपनी सोचती है कि आरबीएल में पैसा लगाना चाहिए तो उनका एक डाउट होता है, ये छोटा बैंक है, अगर कोई मुश्किल आ गई तो कैसे हैंडल कर पाएगा। यहाँ तक कि रेटिंग एजेंसी ने भी बैंक को हाईएस्ट रेटिंग नहीं दी थी। इसका मतलब बैंक को पैसा उठाना पड़ता था कॉम्पिटिटर से ज़्यादा महंगे रेट से। ये बहुत बड़ा गेम है और यहीं से इस डील की ज़रूरत निकल के आती है और यहीं से एज एन इन्वेस्टर आपके लिए फ़ायदा और नुकसान डिसाइड होता है। क्योंकि ओवरऑल बैंक का क्या धंधा है? आपसे पैसा लेके आगे पैसा देना और साथ में और पैसा लेके और पैसा देना। अब ये और पैसा लेके और पैसा देना कैसे है, यही है पूरी डील की समरी। तो ये जो कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर 2025 से। 18 अक्टूबर 2025, हम 26 में खड़े हैं। वहाँ पर आरबीएल बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज पे फाइलिंग की और आप समझो कि जैसे ही, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, कि इन्वेस्टर ने पढ़ा कि भैया फाइलिंग में क्या है, मज़ा आ गया। मज़ा क्या आ गया? इमिरेट्स एनबीडी, दुबई का सबसे बड़ा बैंक, आरबीएल बैंक में 60% स्टेक खरीदेगा और डील की वैल्यू होगी 26,860 करोड़। ये अनाउंसमेंट आई और आरबीएल का शेयर झटके में चढ़ गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है कि भैया इमिरेट्स एनबीडी कौन है? मतलब दुबई का यूं ही चालू पुर्जा नाम है या कुछ धमाका है? तो भैया ये दुबई का सबसे बड़ा बैंक है। यूएई गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इसमें, सऊदी अरेबिया में ये है, इजिप्ट में है, टर्की में है और अब इंडिया में भी है। और इंडिया के लिए टॉप 5 प्रायोरिटी मार्केट में से एक है। ये सिर्फ टाइम पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी सीरियस बिजनेस डील है। क्यों? क्योंकि इसमें एक और एंगल है जो बताऊंगा, आप सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने की कहानी क्या है कि पैसा तो लगाना था बट अप्रूवल लेनी थी, और एक नहीं 5 जगह से। 5 यानी पहला सीसीआई जनवरी 2026 में उन्होंने कहा चलो हाँ। फिर आता है आरबीआई, अप्रैल 2026 में इन्होंने कहा चलो हाँ। सेबी मई 2026 में इन्होंने कहा हाँ। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री मई 2026 में कहा हाँ। और फिर सिर्फ यही नहीं बचता, यूएई सेंट्रल बैंक, उन्होंने भी कहा हाँ। फिर आता है 18 जून 2026 का दिन। मुंबई में एक बिग सेरेमनी हुई और महाराष्ट्र के सीएम भी वहाँ थे और ईएनबीडी के 5 डायरेक्टर आरबीएल बैंक के बोर्ड में ऑफिशियली ज्वाइन किए। डील कंप्लीट हुई, हिस्ट्री बन गई, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी एफडीआई डील ऑफिशियली क्लोज। अब डील हुई कैसे? डील के अंदर की कहानी क्या है? क्योंकि अंदर की कहानी से ही इन्वेस्टर का पॉजिटिव और निगेटिव निकल के आता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीनर देखते होगे तो पहले देखते होगे कि प्रोमोटर होल्डिंग 0% थी जो बढ़कर 60% हो गई, यानी प्रोमोटर स्टेक 60%। तो सवाल आता है कि जब 60% दिखता है तो एक ही सवाल आता है कि आरबीएल बैंक बिक गया?
तो नहीं, इसको समझाता हूँ। मान लो आपका एक फ्लैट है जिसमें 10 रूम है। अब आपने एक अमीर रिश्तेदार को 6 रूम दे दिए क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा था और वो वहाँ रिनोवेशन करवा सकता था। अब वो अमीर रिश्तेदार मेजॉरिटी में है, उसकी बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी, लेकिन फ्लैट अभी भी आपका ही एड्रेस पे चलेगा, नाम भी आप ही का यूज होगा। बस यही हुआ है आरबीएल बैंक के साथ। ईएनबीडी ने आरबीएल बैंक के 92 करोड़ शेयर खरीदे, नए वाले 280 रुपये पर शेयर के रेट पर, टोटल दिया 26,016 रुपये। एक इंटरेस्टिंग बात, ईएनबीडी ने एक ओपन ऑफर भी दिया, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी मौका दिया कि भैया 282 रुपये पे शेयर बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। लेकिन पता है मज़े की बात, एक भी इन्वेस्टर ने शेयर नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था अब इसको पकड़ के रखने का समय आ गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, ईएनबीडी के 5 सीनियर लोग आरबीएल के बोर्ड पे आ गए, ठीक है, जिसमें सेन नेल्सन ईएनबीडी के ग्रुप सीईओ यानी बॉस ऑफ द बॉसेस, उसके बाद पैट्रिक आए सीएफओ फाइनेंस हेड में, मनोज चावला है चीफ रिस्क ऑफिसर में, और 2 एक्सपर्ट हैं। अब आरबीएल एक ऐसी कंपनी कह लीजिए बन गई जो इंडिया में लिस्टेड है, इंडियन कस्टमर को सर्व करती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑनरशिप दुबई वालों की है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्रॉफिटेबल बैंक के साथ। ये ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिमाग में आएगी क्या कंपनी लॉस में थी या बैंक लॉस में था। नहीं, प्रॉफिटेबल बैंक के साथ। लेकिन इसको आगे जाना था, इसकी समस्या को दूर करना था, ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टर को और फायदा होने वाला है। तो अब बदलाव 4 आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि डील से क्या होगा, अब यहाँ से आरबीएल बैंक का भविष्य क्या होगा। तो 4 चीज़ें आपको समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो इम्पैक्ट डालेगी। पहला बदलाव ये है कि बैंक की इज्जत बढ़ गई। आपने कभी सोचा है कि बैंक आपस में एक दूसरे को पैसा क्यों उधार देते हैं? और क्या आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट अलग अलग क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है, जितना ट्रस्टेड बैंक उतना सस्ता पैसा मिलता है एकदम। तो डील के बाद क्या, आईसीआरए, क्राइसिल दोनों ने आरबीएल बैंक को AAA के रेटिंग में डाल दी, और ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है। मतलब पहले आरबीएल को, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कॉम्पिटिटर से 60 to 70 बेसिस पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था पैसा उठाने के लिए। अब सिर्फ 10 से 20 बेसिस पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा। और इसका मतलब क्या है, बैंक का कॉस्ट कम होगा, और बैंक का कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर को फ़ायदा है कि नहीं है, कमेंट में बताना। दूसरा, अब इस बैंक को बड़े खिलाड़ी का दर्जा मिला, और ये है सबसे फेवरेट बात। अब आप सोचिए कि आप एक छोटे से शहर के क्रिकेटर हो, टैलेंट है, स्किल है, लेकिन आईपीएल टीम आपको ले नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपका बड़ा नाम नहीं है। एक दिन एक बड़ा प्लेयर आपका स्पॉन्सर बन जाता है, और फिर सडनली आईपीएल की टीम खुद आपसे बात करने आने लगती है, अरे भैया बहुत बढ़िया। बिल्कुल वही हुआ है आरबीएल बैंक के साथ। पहले टाटा, रिलायंस लेवल के बड़े कॉरपोरेट आरबीएल को अपने लोन सिंडिकेशन में इंक्लूड नहीं करते थे। रीज़न, बैंक की रेटिंग अच्छी नहीं थी। और अब AAA रेटिंग के बाद आरबीएल को सीट एट द हाई टेबल मिल गई। वो बड़े बोरोवर्स को अब डायरेक्टली आरबीएल के पास आएगा, यानी आरबीएल और बड़े दोनों 1 to 1 बात करेंगे। और यहाँ तक कि सीईओ ने खुद सीएनबीसी पे कहा कि 30% क्रेडिट ग्रोथ गारंटेड है। फिर आता है दुबई का कनेक्शन, जो मैंने एक और चीज़ वीडियो के शुरू में बोली थी, एनआरआई इज़ गोल्ड माइन। आप जानते हो कि दुबई में कितने इंडियन रहते हैं? 40% पॉपुलेशन इंडियन है। उन्हें क्या चाहिए? एक ऐसा बैंक जो इंडिया में भी हो और यूएई में भी हो। अभी तक वो अलग अलग बैंक यूज़ करते थे, एक यूएई में और एक इंडिया में, बीच में परेशानी होती थी। अब आरबीएल ईएनबीडी की वजह से यूएई और इंडिया कॉरिडोर में एक नॉन स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा। एक स्कीम है FCNR डिपॉजिट, जिसमें एनआरआई लोग अपना फॉरेन करेंसी इंडिया में डिपॉजिट करते हैं प्रोटेक्टेड एक्सचेंज रेट से। और आरबीएल का टारगेट है 1.5 से $2 बिलियन FCNR डिपॉजिट उठाना, और ईएनबीडी की दुबई नेटवर्क से ये पॉसिबल होगा। चौथा, बैलेंस शीट को मिलेगा एस्टेरॉयड का डोज। ये थोड़ा टेक्निकल है बट एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। बैंक का काम होता है क्या? लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो पैसा दूसरों को लोन पे देता है, बीच में जो मार्जिन मिलती है वो बैंक की कमाई। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। जितना ज़्यादा आपके पास खुद का कैपिटल होगा उतना ज़्यादा लोन दे सकते हो। आरबीएल के पास एक बार में 26,000 करोड़ आ गया, इसको 5 बार लिवरेज करो तो
1.3 लाख करोड़ के नए लोन देने की कैपेसिटी बन गई। डिपॉजिट रेट जो पहले 6% था वो अभी 5.5% पे आ गया है, आगे 4.8 to 4.9% पे जाना है। मतलब बैंक का खुद का कॉस्ट कम हो रहा है, तो कमाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बता दो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब आता है रिस्क। सुनने में बड़ा मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन ये सब उतना इजी भी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा साथ सुनने चाहिए। क्योंकि ये सुन के लगा है अरे बाबा आरबीएल तो अगला, आईसीआईसी अगला, एचडीएफसी, क्योंकि आता है ना अब तो ये नंबर 1। एकदम बोलना गलत है, क्योंकि रिस्क भी है। अब रिस्क क्या है? पहला है डाइल्यूशन। ईएनबीडी को 60% देने के लिए आरबीएल ने 92 करोड़ नए शेयर इशू किए। मतलब पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उनका शेयर परसेंटेज कम हो गया, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर थोड़ी दबेगी, और जब तक ये कैपिटल प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं होगा रिटर्न प्रेशर में रहेगा। यानी जो पैसा आया वो प्रॉपर से जब तक काम में नहीं लगेगा ईपीएस पे प्रेशर दिखेगा, यानी शॉर्ट टर्म में एंगल। दूसरा, पैसा डिप्लॉय करना भी मुश्किल है। एक बार में इतना बड़ा कैपिटल आ गया, लेकिन इसको सही जगह लगाना पड़ेगा। गलत लोन दे दिया और किसी ने वापस नहीं किया तो एनपीए ही तो बढ़ेगा ना, बैंक का नाम डूबेगा ना। अभी मैनेजमेंट का फोकस कहाँ है? एसएमई पे है, मिड कॉर्पोरेट पे है, गिफ्ट सिटी पे। ये रिलेटिवली सेफ बेट है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो रिस्क है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है लोन उसको दें जहां से पैसा आए। यस बैंक क्यों डूबा? गलत जगह लोन देने से ना। रिस्क 3, दुबई का बॉस मुंबई का बैंक। बोर्ड में अब ईएनबीडी का लॉग है, स्ट्रेटजी ईएनबीडी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब तक जो आरबीएल की अपनी लोकल आइडेंटिटी थी वो कब तक बनी रहेगी? क्या दुबई वाले सिर्फ इंडिया के लिए सोचेंगे या अपना ग्लोबल एजेंडा भी चलाएंगे? अभी सीईओ कहते हैं बैंक बिजनेस एज यूजुअल है, लेकिन कितने टाइम तक है किसी को नहीं पता है। रिस्क चौथा, एमएसएमई सेक्टर का टेंशन। आरबीएल का एक बड़ा कस्टमर बेस छोटे और मीडियम बिजनेस है। इंडिया में रिसेंटली कुछ ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं, ऑयल प्राइस ऊपर है, सप्लाई चेन इफेक्ट है। तो अगर एमएसएमई बिजनेस स्ट्रगल करेगा तो आरबीएल के लोन बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैनेजमेंट का कहना है कि अभी उनके डेटा में कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन वॉच करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक से एक बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं भैया दिक्कत है। तो अब यहां से आता है अच्छा आपने सुना, बुरा आपने सुना, किस तरीके से हुआ वो आपने सुना। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे कि आप फैक्ट को समझ सको, पॉइंट को डिनोट कर सको और फिर उसके आधार पर चीज़ों को समझ सको। तो कहानी ये है कि डील के बाद स्टॉक काफ़ी री-रेट हो चुका है। री-रेट क्यों? क्योंकि अगर देखो तो नीचे से ऊपर आ चुका है। जिस भाव पे डील हुई थी वहाँ से 100 रुपया ऊपर है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.5x पे है। अगर सब अच्छा रहा, मैनेजमेंट का आरओए 1.8 से 2% तक लेकर जाना है, जो 2 से 3 साल में चाहती है। आरओई को 10% के पास लाने का प्लान है। गिफ्ट सिटी बुक को डबल ट्रिपल करने का प्लान है। तो उस कंडीशन में चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर एमएसएमई का टेंशन ज़्यादा निकला, पैसे गलत जगह चले गए तो एनपीए बढ़ेगा। कैपिटल डिप्लॉय अगर देरी से हुआ तो पैसे को आरती भी उतारने का कोई मतलब नहीं आता है। अगर एनबीडी ने ज़्यादा उंगली स्टार्ट कर दी और बैंक के ओरिजिनल कैरेक्टर को खो दिया तो टेंशन है। तो यानी शॉर्ट टर्म में इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, आने के बाद नहीं, पहले ही रिएक्ट करता है। तो पहले तो रिएक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है ये, 1-2 क्वार्टर की स्टोरी नहीं है, 3 से 5 साल की कहानी है। और 3 से 5 साल की कहानी को देखिएगा, समझिएगा, तब कुछ बड़ी पिक्चर दिखेगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी ये अच्छी न्यूज, कभी ये बुरी न्यूज, और मार्केट क्या होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। फिर आप लोग तुरंत परेशान हो, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन कहानी देखो तो 3 से 5 साल की देखो। तो ये थी आरबीएल बैंक की पूरी कहानी, जहां पर एक छोटा सा कोल्हापुर का लोकल बैंक जो बड़ा हुआ, फिर स्ट्रगल हुआ, और अब एक दुबई जाइंट के साथ मिलकर नया चैप्टर शुरू कर रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सबको देसी भाषा में पता चल सके ये डील कैसे हुई है और आपके लिए क्या विज़न होना चाहिए। और डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में अकाउंट आप हमारे साथ खोल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।